हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 8 एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम टू टाइम देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो इस चैप्टर की जितनी भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एज वेल एज यहाँ तक कि जितने चैप्टर्स हमने कवर कर लिए उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लीज गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 cm and are separated by 5 cm. The capacitor is being charged by an external source. The charging current is constant and equal to 0.15 ampere. Calculate the capacitance and the rate of change of potential difference between the plates. तो ये दो प्लेट्स हैं, इनका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है और इनको हमने 5 सेंटीमीटर से सेपरेट किया हुआ है। हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया है बाहर से और उसको हमने एक करंट दे रहे हैं 0.15 एम्पियर का। तो इससे क्या हो रहा होगा, चार्जर्स, ये जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या हो रहे होंगे, चार्ज हो रहे होंगे। तो हमें क्या बताना है, उनका कैपेसिटेंस यानी कि एनर्जी स्टोर, कितना इन्होंने स्टोर करा, कैपेसिटेंस हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर्कुलर प्लेट्स, ठीक है, सर्कुलर प्लेट्स का जो कैपेसिटेंस होता है, क्या फॉर्मूला होता है उनका, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, E0 A अपॉन D, ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज E0? E0 एप्सिलॉन नॉट होता है, आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है। व्हाट इज ए, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, और क्या होता है, ये क्या होता है, उनके बीच का सेपरेशन, यानी कि दिस इज द डिफरेंस, जो इनके बीच का सेपरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एरिया, सर्कुलर प्लेट्स हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, सो दिस इज पाई एंड व्हाट इज आर, आर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 10⁻⁻2 और स्क्वायर हो जाएगा, मीटर्स में आ जाएगा, राइट। सिमिलरली जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, आप इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर हम पुट कर देते हैं तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट, पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड में इनका सेपरेशन, दैट इज 0.05 मीटर। ठीक है, अब जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे हमें मिलेगा यहाँ पर 8.003 समथिंग आगे होगा इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। ठीक है, ये मिलेगा आपको। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, 8 और ये क्या होता है 10⁻12, मैंने आपको बताया था, दैट इज पीको फैराडे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8 पीको फैराडे। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो ये इन्होंने पूछा था हमें कैपेसिटेंस के लिए, वो हमने निकाल लिया। अब उन्होंने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी फास्ट चेंज हो रहा है, दैट मीन्स dV/dt आपको फाइंड करना है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज V, V का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम कैपेसिटेंस से देखते हैं तो कैपेसिटेंस का हमने शुरू से फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q इक्वल्स टू CV पढ़ रखा है ना। तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q/C, और हमें D चाहिए, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेट करते हैं, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है वो तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dQ/dt एंड वी नो दैट dQ/dt किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं dV/dt इज इक्वल्स टू 1/c इंटू I एंड व्हाट इज I तो हमें दे ही रखा है, कितना कैपेसिटेंस, कितना हमें करंट दे रखा है 0.15, तो ये हो जाएगा 0.15 एम्पियर एंड कैपेसिटेंस हमने निकाला है 8 पिको फैराडे। ठीक है, इसको फिर से हम 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे करेंगे, बिकॉज हमें क्या है, हम इसको हमेशा ऐसा यूनिट्स में मेजर करते हैं तो मीटर्स फैराडे में ही आना चाहिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे
हमें मिलेगा dV/dt मिलेगा 1.875 इंटू 10⁻⁹, ऊपर है पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट, नीचे है टाइम तो पर सेकेंड। तो इतनी रेट से इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये था इसका ए पार्ट। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। अब देखो, याद करिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। देखो, दो टाइप के करंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक था डिस्प्लेसमेंट करंट और एक था कंडक्शन करंट। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, कंडक्शन करंट क्या होता है, जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो तारों में घूम रहा होता है, दैट इज आपका कंडक्शन करंट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, जब बीच में इनका सेपरेशन आ जाता है और ये करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके हमने बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कस किया था हमने इसके बारे में। ठीक है, तो टोटल करंट जो बीच में होता है वो क्या होता है, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये है कि जितना हमने करंट दिया है उतना ही करंट हमें वापस मिल रहा है, यानी कि बीच में कुछ भी लॉस ऑफ करंट नहीं हो रहा। तो यानी कि जितना हम दे रहे हैं, दैट मीन्स जितना वो कंडक्ट कर रहे हैं उतना ही आगे की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए हम यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर सकते हैं कि हेयर जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इक्वल है आपके कंडक्शन करंट के। और कंडक्शन करंट क्या है आपका, जो हमने तारों में भेज रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0.15 एम्पियर। दैट्स इट। ठीक है, तो इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल दैट इज जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। तो देखो, किरचॉफ रूल कहाँ लगता था, जहां पर आप करंट मिल रहा है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, तारों वाला करंट, यानी कि कंडक्शन करंट, राइट। तो कंडक्शन करंट जो है उनके ऊपर लग रहा होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो यहाँ पर हमने दिया उतना ही हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर जितना भी डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट हुआ है वो कंडक्शन करंट के इक्वल है, राइट। कुछ अलग नहीं है करंट, और ना ही एक्स्ट्रा आया ना ही एक्स्ट्रा कहीं से कुछ गया। तो जो दिया उतना ही हमें यहाँ से यहाँ पर गया, तो कुछ लॉस भी नहीं हुआ, कुछ गेन नहीं हुआ। तो जितना कंडक्शन करंट था उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट था। तो दैट्स व्हाई वी कैन से यस, किरचॉफ रूल जो है वो यहाँ पर लग सकता है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे यस, एज डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, सो Kirchhoff's first rule is applicable here। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है कंडक्शन करंट जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है। तो देखो कैसे है, इसको आप एज अ प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ में देखो, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास E0 d∅E/dt। दैट मीन्स कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया इनटू सिग्मा, ये लिख सकते हैं। अपॉन में क्या होता है, E0 होता है, ये हमने पढ़ रखा है, दिस इज dt। E0 बाहर आ जाएगा और एरिया भी आपका बाहर आ जाएगा, एज बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ बचेगा d सिग्मा बाय dt, ये बचेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। सो ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस, एंड दिस इज चार्ज अपॉन एरिया। अगेन एरिया कांस्टेंट है, बाहर ले आते हैं, तो E0 अपॉन में A तो यही आ गया, d/dt ऑफ किसका हो गया, Q का। अब ये तो ये कैंसिल हो गए। नाउ व्हाट इज dQ/dt, दिस इज कंडक्शन करंट, जो आपका किसके अंदर होता है, वी नो दैट dQ/dt क्या होता है, करंट जो एक वायर के अंदर मूव कर रहा होता है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कंडक्शन करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट हमने प्रूव कर दिया किसके इक्वल आ गया,
कंडक्शन करंट के. सो दैट्स व्हाई किरचॉफ फर्स्ट रूल इज एप्लीकेबल हियर. तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट. चलिए करते हैं क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ अ कैपेसिटेंस. अब आपको यहाँ कैपेसिटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है. द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC सप्लाई, ये भी दिया हुआ है. एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी आपको दी हुई है. आपसे पूछा है व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट. कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू आपसे पूछी है. तो सबसे पहले ना हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे. ठीक है, तो उससे हमें ना फॉर्मूलेज एकदम से याद आ जाते हैं. तो सबसे पहले रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो दैट कैन बी रिटन एज 0.06 मीटर. ठीक है, फिर आपको कैपेसिटेंस दे रखा है 100 पिको फैरेडे, तो आप लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻⁻12 फैरेडे, और 2 zeros खत्म हो जाएंगे, 10 की पावर -10 फैरेडे हो जाएगा. ठीक है, ओके. उसके बाद वोल्टेज आपको दे रखी है 230 वोल्ट दे रखा है. एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा आपको दे रखा है 300 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है. अब आपको चाहिए RMS वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है, कुछ भी इंडक्टर नहीं है, सिर्फ कैपेसिटेंस की बात हो रही है. तो V इक्वल्स टू, हमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR. I क्या होता है? V/R होता है. लेकिन ये जो है यहाँ रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ क्या है? कैपेसिटेंस है. तो ये हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था. IRMS जो नॉर्मल इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है वो किसके इक्वल होता है? VRMS अपॉन में क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC. पढ़ा था ना हमने. यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर कैपेसिटेंस है, ठीक है, उसको रोकने का काम कौन करता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस काम करता है. ये एक रिएक्टेंस का काम, रेसिस्टेंस का काम कर रहा होता है ऐसे सर्किट के अंदर. ठीक है, नाउ व्हाट इज XC? XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में ओमेगा C, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, C इज कैपेसिटेंस. ठीक है, ये भी आ जाएगा. और फिर यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो. अगर मैं ये यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ तो VRMS अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा C, देन फाइनल RMS आपके पास क्या बना? VRMS इंटू ओमेगा इंटू C. वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो दिस इज 230, दिस इज 300 एंड दिस इज 10⁻⁻10. ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 69 और साथ में ये जीरोज आ रही है -7, तो हम इसको लिखेंगे 6.9 और एक जीरो कम कर देंगे -6 और ये हो गया आपका एम्पियर. ठीक है, और आप इसको लिख सकते हो 6.9, 10⁻⁻6 को माइक्रो लिखते हैं ना, माइक्रो एम्पियर. तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक, ये था इसका फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड में है इस कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट. अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कंडक्शन करंट इक्वल ही होगा डिस्प्लेसमेंट करंट की. यानी कि जितना करंट इन वायर्स में है उतना ही करंट यहाँ से पास होके यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे यस. ठीक है, और इस चीज को आप यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हो. कैसे? देखो कैसे प्रूव करेंगे हम. यहाँ पे ध्यान से देखना. सबसे पहले इस डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या फॉर्मूला होता है? दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है इनटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट. ये होता है. ठीक है, अब फ्लक्स का क्या फॉर्मूला रहेगा? कैपेसिटेंस के लिए क्या रहता है? उसका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब इसके अंदर से A बाहर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट बाहर ले आओ, क्या बना? d/dt ऑफ सिर्फ सिग्मा. ठीक है, नाउ व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है? दिस इज Q/A, है ना. तो ये हो जाएगा E0, E0 से E0 कैंसिल हो गया तो आप A लिख सकते हो. ठीक है, और d/dt ऑफ यहाँ आएगा Q/A. अब एरिया भी प्लेट्स का कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा. एंड dQ/dt क्या होता है? दैट इज करंट. और कौन सा करंट? कंडक्शन करंट. यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट करंट, A से A कैंसिल. यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल आ गया? आपका कंडक्शन करंट के इक्वल आ गया.
ठीक है। सो यस, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल है किसके, कंडक्शन करंट के। तो ये था इसका बी पार्ट। अब करते हैं हम इसका सी पार्ट। सो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर बोला गया है बिटवीन द एक्सिस फ्रॉम द प्लेट्स। तो अब ये एक्सिस है, देखो ये एक प्लेट है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, ये एक प्लेट है, ठीक है। अब इन प्लेट्स का जो रेडियस है वो तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और ये हो गई एक्सिस हो गई, ठीक है। और इनके बीच में आपको क्या लेना है, फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स, फ्रॉम द एक्सिस कितना लेना है आपको, 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसके एक तरीके से वायर बनाती हूँ, ये चीज़ बनेगी, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, और अगर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ तो ये चीज़ बन गई। अब देखो इस चीज़ को देखो, अगर मैं इस बड़ी वाली को एज अ वायर कंसीडर करती हूँ, दिस इज अ वायर, अगर मैं इसको एज अ वायर कंसीडर करती हूँ, तो ये जो पॉइंट आया है जो एक्सिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, ये किसके अंदर आया है, इनसाइड द कंडक्टर आया है ना, इनसाइड द कंडक्टर। और हमने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कैसे वेरी करती है, ये ऐसे करती है इनसाइड द कंडक्टर, एंड आउटसाइड द कंडक्टर ऐसे करती है। इनसाइड द कंडक्टर की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और बाहर की तरफ क्या होती है, इन्वर्सली स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमने पढ़ रखा है। एंड दिस इज एट आर, है ना, एट आर। और ये हो गया आपका कैपिटल आर, और ये जो हो गया ये हो गया आपका स्मॉल आर, ठीक है। और इनसाइड द कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई R अपॉन R स्क्वायर, और ये होता है करंट। नाउ व्हाट इज करंट हेयर करंट जो हम यहाँ पर यूज करते हैं करंट, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट होगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर ये 2 प्लेट्स हैं, है ना, ये 2 प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे तो हमने एक वायर कंसीडर की है, तो यानी कि इसके अंदर जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो एक तरीके से है तो क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि अगर हम फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल सकती है, उसके लिए मैक्सिमम करंट कितना होगा, दैट इज पीक करंट विच इज इक्वल टू जो RMS होता है, और यहाँ RMS कितना है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट करंट हमने अभी अभी फाइंड किया है कितना, 6.9 माइक्रो एम्पियर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 1.73 से, सॉरी 1.414 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 9.76 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। नाउ वी कैन मॉडिफाई द फॉर्मूला। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे पुट करती हूँ तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा आपके पास, R अपॉन में R स्क्वायर फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो B नॉट लगा देता है फॉर मैक्सिमम, तो B नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा, I नॉट। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम, चलो करो वैल्यू पुट। B नॉट इक्वल्स टू, वी नो दैट म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई की एक ही वैल्यू होती है, दैट इज 2 × 10⁻⁻⁷। वट इज द रेडियस, रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये स्मॉल रेडियस हुआ, कैपिटल रेडियस जो है वो क्या है आपका 6 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 और स्क्वायर है इनटू I नॉट जो आपने अभी निकाला है, और माइक्रो एम्पियर है तो 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके यू विल गेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज 1.63 × 10⁻11 टेस्ला। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्या मेन कंसीडरेशन किया है आपकी कि जो 2 प्लेट्स हैं ये आपने पॉइंट्स माने और इसको एक तरीके से कंडक्टर मान लिया जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो पॉइंट जो है वो इसके अंदर है, दैट्स वाई आपने ये फॉर्मूला पुट किया है, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो उन्होंने बोला है व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻
10 meter and red light of wavelength 68,000 angstrom and the radio waves of wavelength 500 meter। देखो आपको ये सब देखते ही बहुत कंफ्यूजन सा लगेगा, बट सोचो अगर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको दे रखी, ये दे रखा, ये दे रखा, आपको लगेगा डेफिनेटली इट इज अ न्यूमेरिकल, है ना। बट सोचो पूछ क्या रहे हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम रहेगी इन तीनों के लिए। किन तीनों के लिए? चाहे एक्सरे हो, चाहे रेड लाइट हो, चाहे रेडियो वेव्स हो। इनके बजाय कोई और वेव्स भी बोल देते, उनके में भी यहाँ पे भारी भरकम यहाँ पे डिजिट्स यूज कर लेते। क्वेश्चन तो सेम ही था ना कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सभी वेव्स के लिए सेम होती है। अब ऑल वेव्स की बजाय इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिख दिया, अलग अलग वैल्यूज दे दी कि इतनी वेवलेंथ हो, इतनी ये हो, इतना ये हो। तो उसके लिए आप बताओ कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी। ये तो अंडरस्टूड है, पूरे स्टार्टिंग के चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो वेव्स होती हैं वो एक ही स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, है ना, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। फिर चाहे जो मर्जी वेव हो, उन सभी वेव्स की जो स्पीड होगी दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो सभी के लिए सेम रहती है। वही हम लिखेंगे द वेव स्पीड, यानी कि स्पीड, चाहे फ्रिक्वेंसी भी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। यही होता है ना, ओमेगा लैम्डा इक्वल्स टू सॉरी म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, है ना। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बट द स्पीड ऑफ वेव इज कांस्टेंट। तो यू विल राइट द वेव स्पीड इन वैक्यूम is the same for all radiations। और कितनी होती है? That is C is equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। That's it। तो ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम along Z direction। What can you say about the directions of its electric and magnetic field vectors? If the frequency of the wave is 30 MHz, what is its wavelength? तो चलो ये तो अलग से क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। फ्रिक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ पूछी है, वो तो हम अलग से निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल लेंगे, ठीक। पहली क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन ये कि एक प्लेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है Z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स? तो हमें पता है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, एक बहुत अच्छा सा मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया था इस तरीके से कि मान लो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बना के देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है मान लो Z पे है, इस तरफ ट्रैवल कर रही है, ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, या तो इलेक्ट्रिक x एक्सिस पे होगी तो मैग्नेटिक y एक्सिस पे होगी। अगर मैग्नेटिक x पे है तो जो इलेक्ट्रिक होगी वो y एक्सिस पे होगी, सच दैट सभी की सभी तीनों परपेंडिकुलर होंगी एंड द प्रोपगेशन किस में हो रही होगी? Z में हो रही होगी। तो मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से ऐसे ट्रैवल कर रही है, क्योंकि x एक्सिस हो गई है। अब y एक्सिस के लिए क्या होगा? ये है y एक्सिस, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि प्लेन आप समझ पा रहे हैं? अभी मैं ड्रॉ करूंगी और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये वाला प्लेन है, लेटा हुआ है, यानी कि सच दैट दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये है, और यहाँ देखो ये वाला प्लेन हुआ, और ये क्या है? ऐसे परपेंडिकुलर, ये ऐसे परपेंडिकुलर है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इस तरीके से ये परपेंडिकुलर है आपस में। सो इट इज डिफिकल्ट टू टेल 3D स्ट्रक्चर ऑन 2D प्लेन, है ना। तो देखो यहाँ पे अब समझ में आ रहा होगा कि अगर ये डायरेक्शन ऐसे है तो ये डायरेक्शन ऐसे है, और ये चल कैसे रही है? ये ऐसे जा रही है, जहाँ प्रोपगेशन क्या है? Z एक्सिस की तरफ है। सो अगर मैं ब्लैक को इलेक्ट्रिक फील्ड मानती हूँ, रेड को मैग्नेटिक फील्ड मानती हूँ, तो दिस इज द डायरेक्शन। तो फाइनली आप लिख क्या सकते हो? आप यहाँ लिख सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर
of electromagnetic wave must be perpendicular to each other, है ना, and direction of perpendicular to each other and also to the direction of propagation, to the direction of propagation of wave. Hence electric field vector and magnetic field vector lie in xy plane, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एक्स वाई प्लेन ही तो हुआ, एक एक्स में है एक वाई में, तो एक्स वाई प्लेन हो गया, राइट। तो ये तो हो गया इसका पार्ट। अब इन्होंने एक और क्या बोला है, बट इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो मेगाहर्ट्ज में कितनी होती हैं, 30 10⁻⁶ हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी कि आपको वेवलेंथ बतानी है। तो वेवलेंथ बहुत सिंपल सा है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी बाय फ्रिक्वेंसी, या फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड में 30 × 10⁻⁶। तो ये कैंसिल हो गया, 10, ये 7 zeros, ये 1 0, तो ये कितनी आ गई आपके पास 10 मीटर। तो ये हो गई आपकी वेवलेंथ। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन 4th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5th। तो अब करते हैं क्वेश्चन 5th। अ रेडियो कैन ट्यून इन टू एनी स्टेशन in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength? तो हमें पता है कि जैसे कि हमें ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है, इसके ऐसे यूनिट देख के हम पता कर सकते हैं, ये हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, उन्होंने बोला है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको बतानी है। तो यू नो द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, ठीक है, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय म्यू, यही होती है, ठीक है। तो पहले की आपको दे रखी है फ्रिक्वेंसी, दे रखी है 7.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो मेगा के लिए क्या होता है 10⁻⁶ होता है, तो आप लिख सकते हो 7.5 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। ऐसे ही सेकंड के लिए आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है 12 मेगाहर्ट्ज, दैट कैन बी रिटन एज 10⁻⁶ हर्ट्ज। अब इन्हीं के अंदर यही फॉर्मूला लगा देते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय म्यू, लैम्डा सी इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ डिवाइड में 7.5 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 9 zeros हो जाएंगी, ठीक। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल आएगा, 75 को हम कैंसिल करते हैं तो ये 75 4 × 300, ठीक है। एक तो 4 हो जाएगा, ऊपर से जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, देखो 400, ठीक है। कैंसिल करेंगे 0.4 साथ में ये, तो ये आएगा 40 मीटर आएगा आपका। सो लैम्डा दैट इज वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू 7.5 मेगाहर्ट्ज इज 40 मीटर। सेम इसके लिए भी निकाल लेंगे, सी बाय म्यू, सी इज 3 × 10⁸, हेयर 12 × 10⁻⁶, इसको इससे कैंसिल कर दिया 4 पे, इसको इससे कैंसिल कर दिया 100 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25 मीटर। सो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू 12 मेगाहर्ट्ज इज 25 मीटर। तो हमने अब ये तो फाइंड कर लिया है, ठीक है, कि ये जो था ये आपका फर्स्ट वाले का था, तो ए मान लेते हैं, ठीक है। ये जो थी ये आपको सेकंड वाले के लिए दे रखी थी। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। बैंड क्या होता है, जब आपको एक प्रॉपर रेंज बतानी होती है, तो वेवलेंथ बैंड जो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है फ्रॉम 40 मीटर टू 25 मीटर। सो यू विल राइट 40 मीटर टू 25 मीटर। तो ये आपने प्रॉपर इसका बैंड निकाला है, दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 5th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6th। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद द फ्रीक्वेंसी 10⁻⁹ हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। तो देखो हमने क्या बात करी थी कि मान लो जैसे कि ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। कितनी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है 10⁻⁹ हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से। दैट मीन्स ये ऐसे वेव्स प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। इन वेव्स की भी जो फ्रिक्वेंसी होगी वही फ्रिक्वेंसी होगी जिस फ्रिक्वेंसी से ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। सो सिंपल, वेरी सिंपल, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जितनी फ्रिक्वेंसी से पार्टिकल ऑसिलेट करता है जो वेव्स निकलती हैं वो उसी फ्रिक्वेंसी की वेव्स निकलती हैं। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, वी विल राइट, ये किसने बताया था हमें, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है। अ चार्ज्ड पार्टिकल oscillating with a frequency of 10⁻⁹ Hz, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, produces electromagnetic waves of same frequency that is 10⁹ Hz। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। The amplitude of magnetic field part of harmonic electromagnetic wave in vacuum is B0 equals to 510 nanotesla. What is the amplitude of the electric field part of the wave? तो देखो हमने बात की, एक तो होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे यहाँ पे B0 sin ओमेगा टी होता है, यहाँ पर भी E0 sin ओमेगा टी होता है। सो दीज आर द एम्पलीट्यूड्स। तो ये हमें दिए हुए हैं और ये हमने पढ़ रखा है ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, ये हमें दे रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से कैसे कनेक्टेड होता है ये हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो B0 इज गिवन, दैट इज 510 नैनो टेस्ला। तो नैनो का मतलब 10⁻⁹ टेस्ला हो गया। एंड E0 आपको फाइंड करना है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, E0 इक्वल्स टू CB0। C इज 3 × 10⁸, B0 इज 510 × 10⁻⁹, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 × 510 × 10⁸ अपॉन 10⁹। ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा 3 1 = 3, 3 5 = 15। और ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आ गया 513। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ऐसे यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, suppose that the electric field amplitude of electromagnetic wave is 120 Newton per coulomb. What is its frequency? And that is its frequency भी इस बार आपको given है और amplitude भी given है आपको electric field का। अब आपको बताना है determine magnetic field का amplitude, angular frequency, wave number, wavelength and find the expressions for electric field and the magnetic field। ये सब हमने पढ़ रखा और ये सारे के सारे आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो मैंने अभी लास्ट पार्ट में आपको इन दोनों का रिलेशन बताया, C इक्वल्स टू E0 अपॉन में B0, ठीक है। और B0 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, E0 अपॉन में C। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 120 एंड दिस इज 3 × 10⁸। C इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसको इसे कैंसिल किया, 40 आ गया, ठीक। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁸ है, 1 0 और कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, 2 zeros अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको फाइनली आंसर लिख सकते हैं 400 नैनो टेस्ला।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करती हूँ तो 400 बन गया, नीचे 100 से डिवाइड करूँगी तो ऊपर जाके -9 हो जाएगा। -9 क्या होता है? नैनो होता है। तो आप अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका ए पार्ट में हमने B0 फाइंड कर लिया। फिर आता है आपके पास ओमेगा, ठीक है। ओमेगा का क्या रिलेशन है? ओमेगा इज सिंपल, दैट इज 2 पाई म्यू। दिस इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 3.14 एंड म्यू इज 50 मेगा हर्ट्ज। तो मेगा के लिए क्या हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरोस लग जाएंगे, ये कैंसिल, ये आ गया 2 पे, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ गया 314 इंटू 10⁻6 और लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। देखो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम हम यहाँ क्यों नहीं छोड़ सकते आंसर? यहाँ छोड़ सकते हैं, बट द थिंग इज हम लोगों को फिजिक्स के अंदर इस फॉर्म में आंसर लिखना अच्छा लगता है। 1 डिजिट पॉइंट सम डिजिट इंटू जितनी भी जीरोस बनती हैं वो हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास आता है वेव नंबर, दैट इज के। के कैसे रिलेटेड है इनसे? के कैसे रिलेटेड है? के होता है आपका ओमेगा बाय सी, ये होता है, ठीक है। सो वेव नंबर इज ओमेगा बाय सी या फिर 2 पाई बाय लैम्डा, और होता है के इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा भी होता है। तो अगर ये हम यूज़ करेंगे तो पहले हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 3.14 इंटू 10⁸ अपॉन में 3 इंटू 10⁸, ठीक है। इसको 10⁸ तो कैंसिल ही हो जाएगा सीधा। के कितना आ जाएगा? 1.05 एंड मीटर इनवर्स होता है, वेव नंबर इज मीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट चाहिए आपको लैम्डा। लैम्डा की सिंपल वैल्यू आपके पास पता है, c बाय म्यू, 3 इंटू 10⁸ एंड वट इज म्यू? म्यू इज 50 मेगा हर्ट्ज के लिए 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके पास डायरेक्ट आता है 6 मीटर, 6 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो आपने ये चारों फाइंड कर लिया, ठीक है। अब लास्ट आपके पास बचता है एक्सप्रेशन लिखना। किसके लिए लिखना है आपको एक्सप्रेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं? देखो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर x का मतलब है कि जो वेव की जो प्रोपगेशन है वो x डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला है x, मान लो मैंने x मान लिया, तो x का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस की तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो देखो क्या बनेगा, ये ऐसे है, ये x एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो अब ये मान लो अगर y एक्सिस है, ये मान लो z एक्सिस है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव है दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी एंड द प्रोपगेशन की डायरेक्शन सब क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर मैंने x एक्सिस की तरफ प्रोपगेशन मानी है, तो अगर मैंने x एक्सिस की तरफ प्रोपगेशन मानी है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस की तरफ ले सकते हो, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को z की तरफ लोगे। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को y की तरफ ले रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को z की तरफ लेंगे, ठीक है। तो कोई एक फाइनल करके बाकी को आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है? आई कैप, इसके लिए होता है जे कैप, इसके लिए क्या होता है? के कैप, राइट। तो मैं मान लेती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y की तरफ है, तो यहाँ हम लगा देंगे जे कैप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो वेक्टर फॉर्म में ये तो हो गया सारा एम्पलीट्यूड और ये हो जाएगा क्या? डायरेक्शन,
ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। अगर ये मैंने y माना है तो ये हो जाएगा मेरा k कैप, दैट इज ये z एक्सिस की तरफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी y एक्सिस की तरफ और ये हो जाएगी z एक्सिस की तरफ। और ये कैसे बनेगा, देखो इस तरीके से ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z एक्सिस की तरफ है, ऐसे है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये यूं बनेगी, ऐसे 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 ऐसे, और प्रोपगेशन ये है, तो इसको देखो ये ऐसे है तो ये ऐसे है, ये डायरेक्शन है इनकी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ तो ये नीचे की तरफ, ऐसे डायरेक्शन है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऐसे से जा रही है, ऐसे से ऐसे ऐसे से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब चीज़ें तो निकाल लिए। ये क्या निकाली है, हमने जर्नल फाइंड किया है, ठीक है। अब देखो इन सब की वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं ही, ई नॉट की भी वैल्यूज़ हैं, के एक्स ओमेगा टी, इन सब की वैल्यूज़ हैं। तो हम इन जर्नल इक्वेशंस को फाइनल एक्सप्रेशन लिख कर देंगे जब इन सब की वैल्यूज़ भी हम पुट करके देंगे। जैसे कि ई नॉट, यहाँ पर ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नॉट आपको दे रखी है, दैट इज 120 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास साइन, और के की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया 1.05, ठीक है। और साथ में 1.05, साथ में हम इसके वो भी लिख देंगे रेडियन पर मीटर। यस, यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि जैसे कि ये फॉर्मूला यूज किया होता हमने तो हम यहाँ पर मीटर इनवर्स लगाते, बट ये है ओमेगा के लिए रेडियन है और नीचे क्या हो जाएगा, मीटर पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा रेडियन पर मीटर, ठीक है। तो ये बनेगा इसका फॉर्मूला। सो दिस इज रेडियन पर मीटर, और साथ में क्या है, एक्स है, तो एक्स लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा भी हमने निकाला है, जैसे 3.14 10⁸ रेडियन पर सेकेंड, तो ये भी लिखेंगे 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड, और बाहर क्या है, टी, ठीक है, टी ब्रैकेट क्लोज, और फाइनली यहाँ पे क्या है, जे, तो ये हो जाएगा जे कैप। क्लियर। ऐसे ही हम अब इसकी बी के लिए लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आंसर लिखेंगे। नाउ व्हाट इज बी नॉट, बी नॉट आपने निकाला था, दिस इज 400 नैनो टेस्ला, ठीक है। उसके बाद साइन, फिर आ गया के के लिए सेम एक्सप्रेशन, अगेन यहाँ पर एक्स ही रहेगा, यहाँ पर भी सेम रेडियन पर सेकेंड टाइम, और जे, और यहाँ पे क्या है, के कैप है, सो यू विल राइट के कैप। सो दीज आर द फाइनल एक्सप्रेशंस जो आपके इससे मैच करते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल से मैच करते हैं। तो ये जर्नल है ये तो, ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल से मैच करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। Use the formula E equals to h nu for the energy of a quantum radiations, that is a photon, and obtain the photon energy in the units of electron volt for the different parts of the electromagnetic spectrum. In what way are the different scales of the photon energy that you obtain related to the sources of the electromagnetic radiations? वो बोल रहे हैं कि आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज करनी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए, आपको ये फॉर्मूला यूज करना। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये बताता है आपको एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। अब इसके आपने एनर्जी निकाल के इसको आपने कंपेयर करना है, उसको निकालना है किसके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसको आपने कंपेयर करना है बाकी की एनर्जीज से, बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ उनकी एनर्जीज फाइंड करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एक फोटोन क्या होता है, ठीक है। जैसे एक मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ऐसे ही जो एक लाइट होती है, लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है 1 फोटोन होता है,
ठीक है। अब ये जो फोटोन है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोटोन की हम एनर्जी निकालेंगे 1 मीटर वेवलेंथ के लिए, ठीक है, कि वो 1 मीटर तक जो है उसकी कितनी एनर्जी होती है। उसके बाद हम जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी उसकी जितनी कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वेवलेंथ होगी उससे हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इसका एक तरीके से सिंपल सा ये मतलब है, यानी कि इफ वन बनाना कॉस्ट्स ₹10, देन 12 बनानास कॉस्ट रुपीज हाउ मच, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से तो कितना हो जाएगा, ₹120 हो जाएगा, राइट। तो सेम हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी फॉर 1 मीटर ऑफ वेवलेंथ, तो वो निकल आएगी, ठीक है। फिर उसी फोटोन की एनर्जी डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जितनी भी वेवलेंथ्स होंगी उसके लिए हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले निकालना एनर्जी ऑफ 1 फोटोन फॉर 1 मीटर ऑफ वेवलेंथ। तो क्या होता है, h न्यू होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है उसके साथ, ये होता है c/λ होता है, ठीक है। ये तो बेसिक एनर्जी हो गई। अब इनको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लो। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज 6.63 into 10⁻⁻34, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 10⁸ डिवाइड में लैम्डा। लैम्डा क्या कर रहे हैं हम, ये हम निकाल रहे हैं किसके लिए, 1 मीटर के लिए, ठीक है। अब ये जो आंसर आएगा ना 1 मीटर के लिए, ये जो आंसर आएगा ना ये आपका जूल्स के अंदर आएगा। किस में आएगा, जूल्स में। अब उन्होंने बोला है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जूल, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि हमें उसको कन्वर्ट करना है पहले किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी लगती है जब वो एक्सेलरेट करता है 1 वोल्ट उसको पोटेंशियल डिफरेंस देने पर। दोबारा समझो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने दिया 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट देने के बाद ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, चलेगा। अब इस चलते हुए इसके पास कितनी एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया ताकि वो एक्सेलरेट कर जाए, चला जाए अपनी जगह से। अब जाते उसके पास कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे हम ये बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच इन जूल्स, कितना होता है जूल्स के अंदर। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसके अंदर कितने जूल्स होते हैं, वो होते हैं 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। आप ये बोल सकते हो ये इतना चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ये एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे, 1/1.6 into 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी अभी आपने जो एनर्जी निकाली है ये आपने इतने जूल की निकली है। अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करोगे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 जूल हैज दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस मच जूल विल हैव, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी एनर्जी आपके पास 6.63 into 10⁻⁻34, 3 into 10⁸8 डिवाइड में 1 इंटू ये, तो 1/1.6 into 10⁻⁻19। इसे कैलकुलेट जब हम करेंगे ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली जो एनर्जी निकल के आएगी इसे सॉल्व करने पर दिस विल बी 1.24 into 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी एनर्जी निकल के आई है, ये एक फोटोन की निकल के आई है फॉर 1 मीटर ऑफ वेवलेंथ के लिए। तो हमने अब निकाली एनर्जी ऑफ 1 फोटोन फॉर 1 मीटर ऑफ वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर हम निकाल रहे थे 1 बनाना कोस, तो ये 12 बनाना कोस, तो मल्टीप्लाई कर देते थे। बट यहाँ पे अगर मैं रिलेशन देखती हूँ एनर्जी का वेवलेंथ के साथ, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। डिवाइड में है आपकी, तो ये हमने ये निकाला था ना फॉर्मूला hc/λ। तो क्या होगा, जो जो हम वेवलेंथ उठाते रहेंगे उसको हम डिवाइड करते रहेंगे किससे, इस एनर्जी से,
क्लियर है ये बात? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ लिखती हूँ कि हम कौन सी वेवलेंथ लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। और वेवलेंथ कौन सी रेडिएशंस की वेवलेंथ है वो हम यहाँ लिखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वेवलेंथ लेते हैं, मान लो कोई 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 और हम वेवलेंथ ले रहे हैं मीटर्स के अंदर, ठीक है। तो किसी भी रेडिएशंस की जिसकी वेवलेंथ 1000 मीटर्स के अक्रॉस आती है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में 1000 होगा, तो जब डिवाइड में 1000 है तो ऊपर जाके क्या होगा, 10⁻⁻3, तो -6 - 3 क्या बन जाएगा, -9, तो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग आएगी 1.24 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻³ जो होती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशंस होती हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के अक्रॉस, तो 1 मीटर में तो एग्जैक्टली यही रहेगी, तो डिवाइड में 1 करेंगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास 1.24 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लेते हैं, हाँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव्स होती हैं वो होती हैं माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, मान लो 10⁻⁻3, ठीक है, और -3 अगर मैं करूंगी नीचे तो डिवाइड में -3, ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो -6 + 3 -3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे 1.24 इंटू 10⁻⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस होती हैं वो होती हैं आपकी इंफ्रारेड, ठीक है। उसके बाद हम आगे फर्दर देखते हैं, तो इसके बाद अगर लेते हैं 10⁻⁻6 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। तो +6 - 6 कैंसिल हो जाएगा 0, तो सिर्फ आपके पास नंबर यही बचेगा, दैट इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस होती हैं वो होती हैं आपकी विजिबल रेडिएशंस। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर हम यहाँ लेते हैं 10⁻⁻8, तो -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +8, तो -6 + 8 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशंस जो होती हैं वो होती हैं यूवी रेडिएशंस होती हैं। फिर आती हैं 10⁻, अगर -10 लेते हैं, डिवाइड में -10, ऊपर जाके प्लस का 10, +10 माइनस का 6 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस होती हैं वो होती हैं एक्स रेज। एंड लास्ट वन, लेट अस डिस्कस अबाउट गामा रेज। गामा रेज की कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है 10⁻⁻12, -12 होगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +12, +12 - 6, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो ये हमने पूरा का पूरा टेबल बना लिया जिसके अंदर हमने बात करी है कि एनर्जी जो हमने एक फोटोन की एक वेवलेंथ 1 मीटर ऑफ वेवलेंथ के लिए निकाल ली थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जितनी भी हमें स्पेक्ट्रम पता था उसका सारा का सारा हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है इस चीज का? सबसे पहली बात तो आप देख पा रहे होगे इनके अंदर गैप है ना, इनके अंदर गैप्स हैं। तो जो फोटोन एनर्जी होती है जो हम डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से निकालते हैं, उसके अंदर हमें एनर्जी लेवल्स के अंदर स्पेसिंग दिखाई देती है। तो इसको हम पहले तो ये लिख सकते हैं, हम लिखेंगे फोटोन एनर्जी ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम shows the spacing energy levels of the source, ठीक है। उनके बीच में एनर्जी लेवल्स के बीच में थोड़ी स्पेसिंग है। दूसरी चीज आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे जैसे जो वेवलेंथ है डिक्रीज कर रही है, जो एनर्जी है वो देखो इंक्रीज कर रही है ना। एनर्जी नेगेटिव से यहाँ पर इस तरीके से जा रही है और ये क्या है, ये डिक्रीज कर रही है वेवलेंथ, तो एनर्जी जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड कंक्लूजन क्या निकला आपके पास, विद डिक्रीज इन वेवलेंथ एनर्जी इज इंक्रीजिंग।
ठीक है, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट सिनोसॉइडली एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। What is the wavelength of the wave, amplitude of the magnetic field, एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपको फाइंड करनी है, ये सब चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। शो दैट करना है, चलो ये बाद में पढ़ते हैं। पहले आपको क्या बोला गया है कि फ्रिक्वेंसी आपको ये दे रखी है एक वेव की, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी इज गिवन 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, राइट। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इट इज ऑल्सो गिवन वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज हाउ कनेक्टेड टू दिस इज म्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁻10, ये आ जाएगा 1.5 इसका, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया आपका वेवलेंथ। फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट की। अब उन्होंने बोला व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब करना है बी पार्ट। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B0 आपको फाइंड करना है। E0 गिवन है और हमें पता है इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या होता है, C = E0 अपॉन में B0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, B0 कितना आ जाएगा आपके पास, C0 अपॉन में C। C0 इज गिवन दैट इज 48 एंड C इज ऑल्सो गिवन, ये तो हमें पता ही होता है, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर दिए, ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा 16 × 10⁻8, और यू कैन राइट, हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट की फॉर्म में, तो 1.6 × 10⁻7 टेस्ला हो जाएगा ये। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या बोला गया है अब आपको, शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल होती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमें पता है सबसे पहली बात तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 एप्सिलॉन ERMS का स्क्वायर। सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट, इसके लिए परमिटिविटी होती है, इसके लिए परमिएबिलिटी होती है, और ये होता है BRMS का स्क्वायर। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स हैं, तो एम्पलीट्यूड्स के लिए हमें पता है E0 क्या होगा, ये हो जाएगा ERMS अपॉन में √2 अपॉन में √2। सेम यहाँ पर भी ये होगा B0 BRMS अपॉन में √2। अब जैसे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो 1/4 E0 एप्सिलॉन E0 का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं अब आपको 1/4 म्यू नॉट B0 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फॉर्मूलाज पता होते हैं। एनर्जी ये होती हैं आप लोगों की एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों का आपस में भी रिलेशन हमें पता है, दैट इज C = E0 अपॉन में B0। अब इन दोनों में से कोई भी आप निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, E0 की वैल्यू क्या आ गई CB0, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, पुट कर दो 1/4 एप्सिलॉन C स्क्वायर B0 स्क्वायर, कर दी वैल्यू पुट। ऑल्सो C की भी हमें एक और वैल्यू पता होती है, C की वैल्यू तो 1/√, परमिएबिलिटी इंटू परमिटिविटी, ये होती है वैल्यू इसकी, और यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे √ इसका हट जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन इंटू 1/μ0 एप्सिलॉन एंड B0 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये कैंसिल हो गया E0 से,
यहाँ आ रहा था UE, दैट इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया 1/4 परमिएबिलिटी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? ये है इसके इक्वल। तो ये फाइनली आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।